हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। इधर आते हैं और अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। ये अपनी मैथ की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है रेलवे एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप कोई भी रेलवे का एग्जाम्स देने वाले हैं तो इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन से लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। आप सब मुझे भर भर के गालियां भी दे रहे होंगे साथ में, मुझे पता है, क्योंकि क्लासेस नहीं चल रही हैं, सिलेबस भी बीच में रुका हुआ है, सीरीज भी ठीक से नहीं चल पा रही है और गलती मेरी ही है। तो गालियां आप दे सकते हैं मुझे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ज्यादा मत देना, थोड़ा थोड़ा कोस सकते हैं मेरे को, क्योंकि बीच में चीजें मैंने छोड़ रखी हैं। कुछ चीजें हैं जो चलती हैं बैकग्राउंड में, आपको नहीं पता होता है पीछे क्या क्या चल रहा है, मैं क्या क्या चीजों को संभाल रही हूँ, कैसे खुद को संभाल रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं बता सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो आपका राइट बनता है थोड़ा बहुत कोसने का मेरे को, तो कोस सकते हैं आप। यहाँ आते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 7 संख्याओं का औसत 43 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जब मैं आपको एवरेज करा रही थी तो एवरेज में मैंने आपको ये कराया था बेटा कि जब भी किन्हीं संख्याओं का हमें एवरेज दे रखा हो और प्रत्येक संख्या में से अगर हम कुछ घटा दें या ऐड कर दें या गुणा कर दें या भाग कर दें तो सेम इफेक्ट हमारा एवरेज पे भी पड़ता है। तो अगर हम प्रत्येक संख्या में से 7 को घटा देंगे तो एवरेज में से भी क्या होगा, 7 घट जाएगा हमारा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 36 आ जाएगा और 36 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। एवरेज में मैंने आपको ये कराया था, बट फिर भी मैं आपको रिविजन कराऊंगी, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ, याद हो जाएगा एक बार आपको कि जब भी आपको n संख्याओं का एवरेज दे रखा हो, ठीक है, n संख्या मान लेती हूँ, मैंने मान लिया n संख्याएं, ठीक है, n संख्याओं का n संख्याओं, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा ना तो याद रहेंगी चीजें। n संख्याओं का एवरेज, n संख्याओं का एवरेज मान लो क्या दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है ना। n संख्याओं का एवरेज आपको x दे रखा है और मैं प्रत्येक संख्या में k ऐड कर देती हूँ, ठीक है ना। प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में मैं ऐड कर दूं k को, ठीक है ना। प्रत्येक संख्या में मैं ऐड कर दूं k को, तो जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, नया एवरेज x प्लस का k हो जाएगा। समझ रहे हो। अगर मैं प्रत्येक संख्या में से माइनस कर दूं k को तो नया एवरेज जो होगा वो क्या होगा, वो x माइनस का k हो जाएगा। अगर मैं प्रत्येक संख्या में गुणा कर दूं k से तो नया एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो x इंटू का k हो जाएगा। अगर मैं प्रत्येक संख्या में भाग कर दूं, डिवाइड कर दूं k से तो नया एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो x डिवाइड बाई k हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मैंने आपको ये रिवीजन करा दिया है, मैंने ये एवरेज में आपको बताया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो एक वर्ग हमने बनाया और ये हमने वर्ग बना दिया। अब वर्ग है तो आपको पता है सभी साइड क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी, ठीक है ना। ये हमने ABCD इसके वर्टेक्स मान लिए ABCD और इसके मिड पॉइंट को मिला करके हमने ये एक और वर्ग बना दिया, ठीक है। जब हम इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वर्ग ही बनता है। मैं इधर लिखवा देती हूँ, ठीक है ना। जब हम स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, यही लिखवा देती हूँ, स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो स्क्वायर ही बनता है, ठीक है ना। और अगर हम रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो रोम्बस बनता है, समचतुर्भुज, ठीक है ना। रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज बनता है। और अगर हम पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को बनाएंगे तो पैरेललोग्राम ही बनता है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना, चतुर्भुज में। तो ये मैं मान लेती हूँ कि PQRS ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे मिड पॉइंट को मिला करके, जो हमारा स्क्वायर बन रहा है इसके। तो इसमें एक तो तरीका होता है कि आप रट लो ट्रिक की तरह, कि जब भी हम मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो अंदर जो भी हमारा स्क्वायर बनता है उसका एरिया बड़े वाले स्क्वायर के एरिया का आधा होता है, क्योंकि हमने मिड पॉइंट से इसको मिला दिया है। तो बड़े वाले का एरिया हमको 36 दे रखा है, तो इसका एरिया आधा हो जाएगा 18। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है, तो हम कैसे करेंगे,
तो हम ऐसे करेंगे कि ABCD जो हमारा स्क्वायर हमें दे रखा है, इसके साइड हम A मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो हमें एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है A स्क्वायर, और A स्क्वायर बराबर हमें 36 दे रखा है। A बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा और A बराबर हमारे पास 6 आ जाएगा। अब ये साइड पूरी 6 है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये 3 होगा और ये भी 3 होगा, और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अगर ये 90 डिग्री है, 3 है, तो ये वाली जो साइड होगी, ये एक रेक्टेंगल वो बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट का 18 आ जाएगी ये साइड। अब क्योंकि ये भी अपना एक स्क्वायर है और इसकी भी साइड क्या है, बराबर बराबर है सभी, ठीक है ना। इसकी भी साइड क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी, तो ये वाली साइड अंडर रूट का 18, ये वाली साइड भी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट का 18, ये वाली साइड भी अंडर रूट का 18, और ये वाली साइड भी अंडर रूट का 18। तो इस वाले ये जो PQRS है, इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया क्या आ जाएगा बेटा, साइड का स्क्वायर मतलब अंडर रूट के 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18। ये आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बेटा, मैं यहाँ पे सही से लिखूंगी, ठीक है ना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में चलता है, तो आप यहाँ पे सब जगह स्क्वायर स्क्वायर भी लगाएंगे, ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, यहाँ भी ये स्क्वायर में ही होगा, ये स्क्वायर में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 14.5 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी को 22 किलोग्राम चाय में, जिसकी कीमत 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको एलिगेशन से सॉल्व करना है, बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट आपको इसे एलिगेशन से करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू आपको बीच में रखनी है, तो मुझे दे रखा है 14.5, ठीक है ना, मुझे दे रखा है 14.5 रुपए, और मुझे दे रखा है 25 रुपए प्रति केजी, और एवरेज वैल्यू 18 रुपए प्रति केजी। हम इसमें लगाएंगे एलिगेशन, मैंने आपको एलिगेशन में सिखाई है सारी चीजें, बट अभी भी सीखो आप ध्यान से। 25 में से 18 जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 18 में से 14.5 जाएगा तो यहाँ पे 3.5 आ जाएगा। यहाँ से हम रेशियो लेंगे तो ये आपका 2:1 आ जाएगा। इस एक की वैल्यू मुझे 22 किलोग्राम दे रखी है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 22 दूनी 44 केजी, 44 केजी आ जाएगी। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा 44 केजी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 492 रुपए है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 39% की छूट देता है, इस प्रकार उसे 22% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे CP लिखती हूँ और यहाँ पर मैं SP लिखती हूँ। मान लिया मैंने CP 100 रुपए है, 22% का लाभ होता है बेचने पर, तो 122 में उसने बेच दिया होगा, ठीक है ना। ये हम बोल सकते हैं कि उसने 122 में जो है बेच दिया होगा। अब मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू के साथ में करनी है कैलकुलेशन, तो मैं यहाँ पर X भी मान सकती हूँ। क्या मान सकती हूँ, X। अब 492 अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर 39% की छूट देने के बाद उसने बेचा है, तो सेलिंग प्राइस 122, X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 492 का 39% की छूट दे दी है, तो कितना बचेगा, 61% बचेगा, 61%, ठीक है ना। ये आ जाएगा SP बराबर 122 X की वैल्यू, मुझे 100 X की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से 100 X की वैल्यू निकालूंगी। 100 X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखो इसे 2 से पहले काट लो, 2 से काटोगे तो 2 छिक्के 2 एकन 2, फिर 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12, ठीक है। फिर उसके बाद ये 61 से ये वाला 61 पूरा कट जाएगा, और 100 X की वैल्यू क्या आएगी, 100 से 100 कटेगा, और ये आपका 246, ये आपका आंसर आ जाएगा। 100 X की वैल्यू 246 रुपए CP आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका 246 रुपए क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। आसान सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, ये हमसे कहा जा रहा है, तो जिसमें गैप सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसमें गैप सबसे कम है, 29 और 31 2 ही का गैप है, तो ये तो आपका सबसे छोटा नहीं होगा, ये चला गया आपका। अब 21 दूनी 42 और ये 10 का गैप है, ये इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये हो सकता है, ठीक है ना। 21/52 इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये इसमें 28 दूनी आपका 56, 56 से ये कम है, मतलब ये भी नहीं होगा सबसे छोटा,
इसमें और इसमें कंपेरिजन करें तो ये वाला छोटा होगा अभी तक, तो ये भी नहीं होगा आपका। 24 दूनी 48, ये इसको ले सकते हैं, इनमें कंपेरिजन करना पड़ेगा मेरे को। 24 और ये आपका कितना आ जाएगा 59, ठीक है ना। अब मुझे इन दोनों में कंपेरिजन करना है कि इन दोनों में कौन सा सबसे छोटा होगा। 2 ऑप्शन मेरे कट गए हैं, तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, अब देखो डायरेक्ट हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। इसका मल्टीपल इधर कर देंगे और इसका मल्टीपल इधर कर देंगे। इसका मल्टीपल जब इधर करेंगे तो 21 निम्मा कितना आ जाएगा, 2 निम 18 और 9 189, 189 करूंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और 18 को मैं यहाँ लिख लेती हूँ। 21 पंजे 105 होगा आपका, ऐड कर देंगे 8 5 13 के 3, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा 2 और ये 1, 1239। इधर करूंगे 24 दूनी 48, कैरी लूंगी 4 आ जाएगा। 24 पंजे 120 और 4 कितना होगा 124। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 1239 छोटा है और ये वाला इससे बड़ा है, तो ये सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा, मतलब ये 21/52। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये इससे आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, तुक्का भी नहीं लगाना है और आंसर भी आपका सही आएगा। चलिए, एक बैंक 9.4% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष अर्धवार्षिक आधार पर गणना करता है। एक ग्राहक प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को 8,716 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100%, क्योंकि एसआई में ये हर शिफ्ट में पूछा गया है। संख्याएं चेंज कर करके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इतनी घटिया वाली आपको मिलेगी, आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इसमें करनी पड़ेगी। क्वेश्चन तो आसान है, बेसिक है, लेकिन आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी चाहिए इसमें। देखो मैं आपको समझाती हूँ। हमसे कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से 1 जुलाई तक पैसा लगाया गया है, फिर 1 जुलाई से लेकर के दिसंबर तक लगाया गया है। तो 1 जनवरी से 1 जुलाई को इतना पैसा लगाया गया है, तो वर्ष के अंत में से ब्याज के रूप में कितना पैसा मिलेगा। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि 8,716 रुपए लगाए गए होंगे। यहाँ पे लिखती हूँ 8,716 रुपए 1 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई तक, ठीक है ना, 1 जुलाई तक। फिर पहले 6 महीने का हो गया, अर्धवार्षिक हो रहा है, फिर अगले 6 महीने के लिए फिर से लगेंगे ये पैसे 8,716 रुपए अगले 6 महीने के लिए फिर से लगेंगे, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं हम, 8,716 रुपए, इसको भी हटाते हैं और थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, स्पेस रहेगा ना तो चीजें बाद में समझ में भी आएंगी। ये 6 महीने के लिए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये आधा करेंगे तो 7, ठीक है ना, 4.7%। और ये भी आपका 6 महीने के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.7%। पूरे साल के लिए लगाया गया होगा। जो 1 जनवरी को पैसा लगा है वो पूरी साल के लिए लगा है, 6 महीना और 6 महीना। फिर 1 जुलाई को पैसा लगाया गया है, 8,716 रुपए जमा करता है, तो पहले ये लगाया गया था, ये पूरे साल तक चलेगा, दिसंबर तक, यहाँ पे दिसंबर तक, ठीक है ना, दिसंबर तक। और उसके बाद फिर 8,000, ये 1 जुलाई को 8,716 रुपए और लगाता है। यहाँ पर 1 जुलाई मैं लिखती हूँ, 1 जुलाई, 1 जुलाई को ये 8,716 रुपए और लगाता है 6 महीने के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.7%, ठीक है, दिसंबर तक। समझ रहे हो, मैं देखो आपको फिगर बना के समझा दिया, क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर ब्याज मिलेगा 6 महीने का 4.7%, यहाँ भी ब्याज मिलेगा 6 महीने का, यहाँ जो ब्याज मिलेगा उस पर भी ब्याज मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पे ब्याज मिलेगा। तो मैं ब्याज जो जो मिलेगा मैं 10 साइड में लिखते जाऊंगी। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है, बट मैं फिगर बना के समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आए चीजें। तो ये जो हमको दे रखा है 8,716, इसका मुझे चाहिए 6 महीने के लिए 4.7%। मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा क्यों करा, क्योंकि ये पूरे साल के लिए 9.4% था, तो 6 महीने के लिए इसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना, अभी समझ में आ गया। तो इसका मुझे 4.7% को कैलकुलेशन करोगे तो बहुत बेकार हो जाएगी। आप 5% माइनस का 0.3% ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका 10% कितना आ जाएगा, इसका 10% अगर मैं निकालूं तो 871.6, ये 10% आ जाएगा। 10% ये है तो 5% कितना आ जाएगा, इसका आधा, 10% का आधा 5%, तो इसका आधा भी 5%। आधा करेंगे तो 2 चौका 2 तिया और 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, ठीक है,
ये आ जाएगा 5%। अब मैं इसका 0.1% निकालूं, इसका 0.1%, तो 8.716 आएगा 0.1%। तो 0.3% कितना आ जाएगा, ये मुझे माइनस करना है, तो मैं यहीं पे माइनस कर लेती हूँ। ये कितना आ जाएगा, इसका 3 गुना करेंगे तो 6 तिया 18, यहाँ से ले लेते हैं ना, कहाँ, यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ, 6 तिया 18, कैरी करेंगे, एक आ जाएगा, 3 और 1 4, 7 तिया 21, कैरी लेंगे 2 आ जाएगा, 8 तिया 24 और 2 कितना होगा 26, 26.148। इसमें से मुझे माइनस करना है ये 26.148। इसको पूरे को हटा दूं, मैं इस सबको हटा दूं, इस सब की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपना ब्याज निकालने के लिए सारी चीजें लिखी थी। मुझे ये करना है माइनस, तो मेरे पहले 6 महीने का ब्याज आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ 0 0 लगा लो, आपको फर्क पड़ेगा नहीं। 10 में से 8 जाएंगे 2 आ जाएगा, 9 में से 4 जाएंगे 5 आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 9 0 और 4, 409.652। यहाँ ब्याज कितना आया 409.652, ये आ गया मेरा पहले 6 महीने का ब्याज। इसे हटा देते हैं आप सब, कैलकुलेशन हमने कर ली, कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। ये मेरा पहले 6 महीने का ब्याज आया है 4.7%, सेम पैसा सेम टाइम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ भी ब्याज कितना मिलेगा 409.652 प्लस ब्याज पर ब्याज, इसका भी मुझे कितना और मिलेगा 4.7% मिलेगा, इसका भी ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। तो ये जो मेरा 4.7% है, इसे मैं फिर से क्या लिख लेती हूँ, फिर से मैं इसे लिख लेती हूँ 5% माइनस का 0.3%, ये लिख लेती हूँ, लिख सकती हूँ ना। अब इसमें से पॉइंट आप इग्नोर कर दो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इधर पॉइंट, ठीक है ना। अब इसका मैं 10% निकालू 40.9 आएगा, 5% निकालूंगी 40.9 का आधा 20 पॉइंट कुछ आएगा, तो 20 ले लो, लगभग में आप कितना ले लो 20 ले लो लगभग, ठीक है ना, लगभग 20 आ जाएगा। टोटल ब्याज कितना आ जाएगा, ये टोटल ब्याज आ जाएगा हमारा, टोटल बाद में ऐड करेंगे, 20 को भी साइड में रहने देते हैं, ठीक है ना, 20 को भी साइड में ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ भी सेम पैसे हैं, सेम टाइम है और सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ भी ब्याज कितना मिलेगा 409.652 मिलेगा। टोटल ब्याज कितना आ जाएगा 409.652, ऐसे ऐड कर लेती हूँ, डायरेक्टली ऐड कर लेती हूँ, ठीक है ना। 400 400 400 4 1200, तो ये हो गया अपना टोटल 1200, प्लस का 9 9 9 9 27 27, ये हो गया अपना, और प्लस का पॉइंट हटा दो तो 20 अपना ये हो गया अभी, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 1247, और पॉइंट को अगर आप ऐड करोगे तो 1248.2 लगभग में ये जाएगा आपका, ठीक है ना। ऐड करेंगे तो आप पूरा ऐड करेंगे, पूरा ये लिख लेती हूँ यहाँ पर 409.652 और 409.652, 409.652 प्लस का 20, लगभग में जो मेरा ये निकला है ना, ये वाला सभी को आपको क्या करना है ऐड करोगे, तो लगभग में आपका ये 1248.2 के समथिंग आएगा, और ये आपका ज्यादा जाएगा, मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का ज्यादा जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। ये 9 6 18, मतलब कि 19 लगभग में 2 बन जाएगा आपका, ठीक है, इतना ही आएगा। ओके, चलिए समझ में आ रहा है ना आपको, ऐसे ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, और कोई तरीका है नहीं इसका जल्दी करने का। चलो, सुधा का ब्याज उसकी बचत से 200% अधिक है, यदि उसका ब्याज 6% कम हो जाता है और बचत 26% बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, आपके पास पैसा आया, उसमें से आपने कुछ पैसा खर्च कर दिया, कुछ पैसा बचा लिया, वही क्या होती है आपकी इनकम होती है। तो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग्स होती है। तो 200% अधिक है, उसकी बचत से 200% अधिक है उसका खर्चा, तो बचत अगर 100 है तो खर्चा उसका 300 है, 200% अधिक है इसका मतलब, तो टोटल जो इनकम होगी वो 400 आ जाएगी, ठीक है। अब उसका ब्याज 6% कम हो जाता है, ब्याज जो है 6% कम हो जाता है, ब्याज कितना कम हो गया 6 तिया 18 कम हो गया, ठीक है ना। और उसकी बचत जो है 26% बढ़ जाती है, 26% बढ़ जाएगी, कितना बढ़ जाएगी 26 ही बढ़ जाएगी 100 पर, तो नए आय में कितने % की वृद्धि होगी। अब देखो 26% सेविंग हुई है, 18 कम हुआ है, बच कितना रहा है हमारे पास में, बच रहा है हमारे पास में 6 2 8 प्लस का इनकम जो है 8 बढ़ जाएगी, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो 8 पहले कितनी थी 400, 8 जो है वृद्धि हुई है, परसेंटेज में निकालोगे तो 8 जो है वो 400 का कितना % है ये हमसे कहा जा रहा है, तो ये 2% आ जाएगा,
कितना आ जाएगा 2%। इस 2% को हम कैसे लिख सकते हैं 0.02। ये आपका आंसर होगा। हमें ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 की पावर -3 डिवाइड बाई 50 की पावर 15 इंटू 50 की पावर 18 का -18 का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 50 की पावर हमको -3 दे रखा है और मुझे इसे डिवाइड करना है 50 की पावर 15 से और फिर मल्टीपल करना है 50 की पावर -18 से। ठीक है, ये है। आपको पता है डिवाइड में क्या होता है, बेस अगर सेम है तो पावर हमारी माइनस हो जाती है। तो इसको पूरे को मैं सॉल्व करके लाऊंगी तो ये मेरे 50 की पावर -3 15 पे बच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -18 इंटू 50 की पावर -18 पहले से दे रखा है मेरे को। ये जब भी बेस हमारा सेम होता है और मल्टीपल की बात होती है तो पावर हमारी ऐड हो जाती हैं। तो ये फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा 50 की पावर -18 और -18 18 दूनी 36 तो 50 की पावर -36 ये आपका आंसर हो जाएगा। 36 है क्या, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 50 की पावर -36। चलिए सेम क्वेश्चन है, इसे आप प्रैक्टिस में करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने अभी कराया है। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी बात बनेगी, ऐसे बात बनेगी नहीं। देखो मैं आपको समझा सकती हूँ, आपने करना है बाबा। ये एक बेईमान विक्रेता दावा करता है कि वह सामान उसके क्रय मूल्य पर बेच रहा है लेकिन वह 100 ग्राम के लिए 652 ग्राम तौल रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। 100 ग्राम नहीं है 1000 ग्राम है। मैं कुछ गलत पढ़ देती हूँ कभी कभी। तो देखो उसके पास से 652 ग्राम जा रहा है और वो क्या कह रहा है कि मैं जितने का लाया हूं उतने का ही बेच रहा हूं, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह पर 652 ग्राम दे रहा है। बचा कितना ले रहा है, बचा ले रहा है ये 348 ग्राम। तो 348 ग्राम बचा ले रहा है, जा रहा है उसके पास से 652 ग्राम। तो हमसे पूछा है प्रतिशत में, तो इसका ये कितना परसेंट होगा ये हमसे कहा जा रहा है। ये हमें परसेंट, इस पे मत निकाल देना, जो उसके पास से जा रहा है वो उस पे हम कैलकुलेट करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1000 ग्राम का जो सीपी है वो 652 ग्राम का क्या है एसपी है। ऐसे हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप रेशियो लोगे सीपी बट्टे एसपी का, तो ये 652 बट्टे 1000 आ जाएगा। मतलब कि कोई वस्तु आपने 652 रुपए में खरीदी है और 1000 में बेच दी है, लाभ कितने का हो रहा है 348 का हो रहा है और किस पे हो रहा है 652 पे हो रहा है। अब इसे परसेंटेज में बता दो, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे समझ में आ रहा है ना, ऐसे समझ में आ रहा है एग्जैक्ट। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, यहाँ से इसे हटा देते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का रे बाबा, अपनी क्लास में कंफ्यूजन अलाउ नहीं है। यहाँ आएंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ऑप्शन मेरे बहुत नजदीक है, मुझे करना ही पड़ेगा तरीके से सॉल्व। 4 से काट लेते हैं पहले, 4 से काटेंगे 4 8 32 और 4 सत्ते 28, 4 एकन 4 2 बचेगा, 4 छक्का 24 और 4 तिया 12। फिर कटेगा कुछ भी नहीं, तो इसको ले लेते हैं 8700 बट्टे 16 और ये 3। 16 पंजू 80 होता है, मतलब 5 बार तो जाएगा, ये तो अपना क्लियर है, ठीक है ना। 16 पंजू 80 मतलब कि 800 5 15 815 ये चला जाएगा। 815 के बाद कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 55। 55 बचेगा, ये 55 मैंने लिखा और ये 0। 16 का 16 16 16 तिया 48 53 48 मतलब कि 480 और 3 त्रिका 9 तो 489 ये गया। बचेगा आप कितना, बचेगा हमारे पास में 11 और 50 61 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। 16 का 16 16 16 48 3 बार ही फिर से जाएगा लगभग, तो ये आपका 53.37 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है, ऐसा ही करना पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं। ऑप्शन हमारे बहुत नजदीक हैं तो हम लगभग में नहीं जा सकते, मैंने आपको पहले ही कह दिया है। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो हम कम ज्यादा थोड़ा कर सकते हैं ऊपर नीचे से, लेकिन ऑप्शन अगर बहुत नजदीक है तो फिर हमें पूरी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, परसेंटेज में पूछा है तो 53.37 ये आपका आंसर होगा। चलिए कैलकुलेशन के लिए एकदम रेडी रहना है, आजकल कैलकुलेशन वाले ही सवाल आ रहे हैं। 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक 2000 रुपए पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा।
तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप लिख लो कितना होता है, 1/16 होता है, ठीक है ना। 12.5% का आधा, 12.5% बराबर 1/8, उसका आधा आधा करेंगे तो 1/16। अब ये 11 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी से लेकर के कहाँ तक जाना है मुझे, 25 अप्रैल तक जाना है, ठीक है ना। सही से लिख जाओ भाई, 25 अप्रैल तक जाना है। तो फरवरी 2023 की बात हो रही है, 28 की ही होगी। 11 से 28 फरवरी तक 8 और 9 कितना दिन होगा अपने पास में, 8 और 9 17 दिन होगा इधर। मार्च 31 का पड़ेगा प्लस का 25 अप्रैल तक हमें जाना है। टोटल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 60 और ये 12 13 73 डेज आ जाएंगे टोटल। टोटल कितने आ गए, 73 डेज आ गए मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए। 2000 रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/16, टाइम मेरे पास 73 डेज, 365 दिन का पूरी साल होता है, तो साल में कन्वर्ट कर लिया मैंने से। अब से सॉल्व कर देते हैं। 7 पन्ना 35 और 5 15 ये जाएगा। उसके बाद इसे 16 पंजू 80 कर लो, उससे काट दो या डायरेक्ट काट दो ऐसे ही। 4 चौक 16 और 4 पन्ना 20, फिर ये 4 पन्ना 20 से काटोगे तो 20 दूनी 40 और आपका कितना बचेगा, 10 बचेगा। 20 पंजे 25 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 20 पंजे 100 मेरे दिमाग में रखा, 25 ऐसे बोल दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 111 की पावर 2024 को 112 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं 112 माइनस का 1 की पावर 2024 लिख सकती हूँ, डिवाइड बाई 112 कर सकती हूँ, कर सकती हूँ नहीं। अब ये जो आपका 112 है बेटा, इसके पावर में कुछ भी लगा दो, 112 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका पूरा डिवाइड होगा। बचेगा क्या, -1 की पावर 2024, ये मेरा बचेगा। जब भी मैं किसी भी माइनस नंबर की पावर इवन लगाती हूँ, इवन, ठीक है ना, तो वो इवन ही आता है। क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अगर मैं -2 की पावर 2 कर दूं तो ये कितना होगा, -2 इंटू का -2, मल्टीपल में माइनस से माइनस कटेगा, 2 दूनी 4, प्लस का पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी भी माइनस वाले नंबर की पावर इवन लगा देते हैं तो वो पॉजिटिव निकलता है। आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस के x की पावर अगर हम इवन कर देते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। अगर हम माइनस के x की पावर ऑड नंबर कर देंगे और, तब वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है, समझ रहे। चलिए, तो यहां से हमारा ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा और 1 ही हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राघव अपने स्कूल में आयोजित 4 क्रमागत स्लिप टेस्ट में 34 और 43 21 और 28 अंक प्राप्त करता है। 30 अंकों का औसत अंक प्राप्त करने के लिए उसे 5वें स्लिप टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो 5वें टेस्ट में टोटल उसको एवरेज 30 अंकों का चाहिए, ठीक है ना, 30 अंकों का औसत। तो टोटल नंबर कितने आएंगे उसके, 30 इंटू का 5, 5 या 15, 150 नंबर टोटल चाहिए उसको। 150 टोटल चाहिए। ये कितना आ रहा है आपका, 30 70 90 110 और 120 22 और 126। 126 इसमें से हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा ये आपका, 24 24 24 चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया ना। देखो टोटल 5 उसने स्लिप टेस्ट दिए, टोटल 5, ठीक है, टोटल 5 टेस्ट दिए हैं। टोटल 5 टेस्ट का जो एवरेज है वो 30 है, ठीक है, कितना है, 30 है। तो टोटल नंबर कितने होंगे, 30 इंटू के 5 होंगे। इसमें से मुझे माइनस करना है कितना, 34 प्लस का 43 प्लस का 21 प्लस का 28। इन सबको माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 24 और ये आपका आंसर हो जाएगा। करना अभी मैंने करा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 8 अंकों की संख्या 85 26 4x 16 8 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा, कम से कम मान रखना है। तो 8 से विभाज्यता का नियम कहता है संख्या कितनी भी बड़ी हो, लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य अगर हो रहे हैं तो फिर पूरी संख्या वो 8 से विभाज्य होगी। तो मुझे ये चेक करना है कि ये जो x है 16 है, क्या ये 8 से विभाज्य हो रहा है। अगर ये विभाज्य होगा तो फिर पूरी संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखती हूँ तो क्या ये 8 से विभाज्य होगा, नहीं होगा।
8 एकन 8, 3 बचेगा, 36 8 से विभाज्य नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका चला गया। अगर मैं 3 रखती हूँ यहाँ पर तो 8 तिया 24, 6 और 7 बचेगा, 76 8 से विभाज्य नहीं होता है, ये भी आपका चला गया। अगर मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ तो 8 दूनी 16, 5 बचेगा, 8 7 56 डिवाइड होता है, ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बस आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। रखे देखो, मैंने x की वैल्यू 2 रखी, 16 रखा, 8 से डिवाइड किया, 8 दूनी 16, 5 बचेगा, 8 7 56, 27 बार डिवाइड होगा। ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर हम 2 रखते हैं तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए, 185 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9.9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो विपरीत दिशा में चल रहा है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, मानो ट्रेन की गति x है तो x प्लस का 9.9, स्पीड बराबर दूरी बट्टे समय, डिस्टेंस क्या है 185 और टाइम कितना लगा है 6 सेकंड का। अब मुझे ये वाली जो स्पीड आएगी हमारी मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि दूरी मीटर में है, टाइम सेकंड मीटर पर सेकंड में। मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, क्योंकि दिस इज किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। गुणा करोगे तो यहाँ से 6 से काटो, 6 तिया 18, 5 से काटोगे तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 7 तिया 21 और 3 का 9 तो 11, ये आपका 111 ये आ जाएगा। अब यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 111 माइनस का 9.9, माइनस का 9.9। अरे भैया लिख जाओ प्लीज, ठीक से ऐसे ना करा करो आप। ये आपका 10 माइनस करेंगे 101 बचेगा, 101 के आसपास आएगा, है क्या कुछ 0.9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। मेरे छोटे भाई एक पतंग से खेल रहे, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको उसमें करा रखे हैं, जो अभी मैंने क्वेश्चंस कराया था ये वाला टाइम स्पीड डिस्टेंस में। मेरे छोटे भाई एक पतंग से खेल रहे हैं जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके बिकड़ों का योग 11 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में इसके बिकड़ ज्ञात कीजिए। वाह, क्या क्वेश्चन है। देखो, पतंग से खेल रहे हैं जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। एक पतंग है, जैसे मैंने ये पतंग बना दी, पतंग क्या होगी, रोम्बस, ठीक है ना। तो इसका एरिया मेरे को 15 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकड़ों का योग 11 सेंटीमीटर है। एरिया होगा क्या बेटा, ये बिकड़, ये वाला बिकड़, ठीक है ना। ये D1 मान लो, इसको मैंने D1 मान लिया और इसको मैंने D2 मान लिया। एरिया की अगर मैं बात करूं कि एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा 1/2 इंटू का D1 इंटू का D2 बराबर कितना है, 15 मेरे को दे रखा है। तो यहाँ से D1 इंटू का D2 बराबर कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और बिकड़ों का योग मेरे को 11 दे रखा है। D1 प्लस का D2 बराबर कितना आ जाएगा, 11 दे रखा है। अब देखो, या तो आप स्क्वायर करके निकालोगे तो पागलपंती हो जाएगी। आप ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शंस पे जाओ, कौन सा ऑप्शन रखें कि मल्टीपल करे 30 आ जाए प्लस करे 11 आ जाए, तो पहला ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा। 6 इंटू 5 करोगे 30 मिलेगा, 6 प्लस का 5 करोगे 11 मिलेगा, 30 और 11। ऑप्शन पे चले जाना है, जिद नहीं करनी है कि मुझे बेसिक से ही करना है, ठीक है। चलिए, निधि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 9,600 रुपए की राशि जमा करती है, जो प्रतिवर्ष संयोजित होती है। यदि उसे n वर्षों के बाद 12,696 रुपए की राशि प्राप्त हुई है तो n का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले 15% बराबर क्या होगा, 3/20 होगा। मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि एक साल में ये 20 से कितना होता होगा, 23। 20 रुपए अगर हम लगा रहे हैं तो एक साल में 23 अमाउंट बनता होगा, ठीक है ना। तो हमसे कहा जा रहा है जमा करती है तो प्रतिवर्ष संयोजित होती है, तो उसे n वर्षों के बाद इतने रुपए की राशि मिलती है, तो n का मान क्या होगा। इधर ये 1 वर्ष का मामला था। प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल है हमारे पास 9,600 रुपए और n वर्षों में ये 12,696 हो जाता है। मैं किससे काट दूं इसको, 12 से काट लेते हैं पहले। तो 12 अट्ठे 96 और 12 से काटेंगे तो 12 ढाई 120, 6 बचेगा, 12 पंच 60 और 12 अट्ठे 96। फिर इससे 2 से काट लेते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो 400
और फिर 2 से काटेंगे तो 529 ये आ जाएगा आपका। तो मैं अगर यहाँ पे आऊं तो 1 साल में 20 से कितना हो रहा है 23, तो 2 साल में कितना होगा, 2 साल में होगा ये 400 से 529 तो n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 साल। ये जो n है ये आपका 400 से 529 2 साल में आ जाएगा। तो n की वैल्यू n बराबर कितना आ जाएगा 2 साल। दिस इज आंसर 2 साल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, नहीं आ रहा समझ में यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी जा सकते हैं। 129 जो है 400 का कितना परसेंट है, यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं जा सकते ना बाबा ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ऐसे ही करना आपने, ठीक है, ऐसे ही करना है। रेशियो लेना है, मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखाया है कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से का रेशियो लेते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट का भी रेशियो मिलेगा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही, जैसे ब्याज को अगर हम मिला दें 2 साल का, पहले 2 साल का, लास्ट के 2 साल का, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ब्याज मिला दिया, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का ब्याज मिला दिया, कंपाइल जैसे कर देते हैं ना, वैसे कर दे तो उसका रेशियो भी हमें इसी से मिल जाता है। हमें केवल CI का रेशियो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट से हमें ब्याज का रेशियो मिल जाता है और ब्याज से हमें प्रिंसिपल अमाउंट का भी रेशियो मिल जाता है। ये सारी चीजें, बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने सिखाई है सारी चीजें, ठीक है। चलिए, कंफ्यूज नहीं होना। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, एक समकोण त्रिभुज की पहचान कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। समकोण त्रिभुज में होता क्या है पहले बता देती हूँ। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये वाला वर्टेक्स A, B और C हमने मान लिया, ठीक है ना। हमने क्या मान लिया, ABC मान लिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा साइड को समझाने में आसानी हो जाएगी मुझे, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसे मैं B लिख देती हूँ, ठीक है ना। A, B और C ऐसे लिख देती हूँ। तो A के सामने वाली साइड ये वर्टेक्स A, इसके सामने वाली साइड A और B के सामने वाली साइड B और C के सामने वाली साइड C। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, पूरा नहीं लिख पाएंगे, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। ये तो इसमें क्या होता है, जो बड़ी साइड होती है C का स्क्वायर बराबर आपका A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है, या फिर ये कह लो कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपका होता है। तो यहाँ पे जाएंगे, देखो 4 का और 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर नहीं होगा, 5 5 का 6 का कभी नहीं होगा, 4 और 5 6 ये कभी नहीं होगा, 7 24 25 का बनता है, ये आपका ट्रिपलेट बनती है। मैं ट्रिपलेट में आपको सिखाया था कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 25 का स्क्वायर आपका होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया क्या होगा, तो इसमें एरिया होता है आपका 1/2 परपेंडिकुलर इनटू का बेस, ठीक है। पेरीमीटर तो सभी को पता ही है, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लस का बेस प्लस का हाइपोटेन्यूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जमीन पर 2 खंबे गड़े हैं, उनके पादों और उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्रम से 48 मीटर और 50 मीटर है। छोटे खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, तो बड़े खंबे की ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। ये बड़ा खंबा हो गया, ये एक छोटा खंबा हो गया, ये हमने बना दिया। और हमसे कहा जा रहा है कि उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्रम से 48 मीटर और 50 मीटर है, पादों के बीच की और शीर्षों के बीच की। तो इनके यहाँ पे मिलाते हैं तो ये 48 मीटर है, और अगर मैं शीर्ष मिलाती हूँ ऐसे तो ये 50 मीटर है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ये 48 है तो ये भी कितना होगा बेटा, 48 होगा, ठीक है ना। और छोटे खंबा जो है 10 मीटर का है, ये 10 मीटर का है, ये 10 मीटर का होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 मीटर का होगा कि नहीं, आप कहेंगे यस होगा। तो ये 48 है, ये 50 है, मैं इसे काट लो थोड़ा सा, 25 और ये 24, 25 और 24 है, तो ये मेरा 7 7 दूनी 14, ये 14 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अभी तो हमने कराया था ना कि 7 का और 24 का 25 ट्रिपलेट बनती है, 24 का डबल 48, 25 का डबल 50 है, तो 7 का डबल 7 दूनी 14। मैंने आपको ट्रिपलेट में सिखाया था कि ट्रिपलेट को हम किसी भी संख्या से गुणा भाग कर देते हैं तो भी हमारी ट्रिपलेट ही बनती है, ठीक है, ये मैंने सिखाया था। तो ये 14 आ गया हमारा, और हमसे बड़े वाले खंबे की ऊंचाई पूछिए, तो टोटल कितना आ जाएगा, 14 और 10 24, ये आपका आंसर हो जाएगा 24 मीटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए
एक टावर का शीर्ष जमीन पर उसके आधार से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से कोटि पूरक उन्नयन कोण बनाता है, टावर की ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जब भी कोटि पूरक कोण बनाए, एक थीटा और एक 90 माइनस का थीटा, ठीक है ना, कोटि पूरक यही होता है। तो मान लो कि हमसे कहा जा रहा है उसके आधार से 25 मीटर और 16 मीटर, तो ये वाली डिस्टेंस 16 मीटर होगी और ये वाली डिस्टेंस पूरी 25 मीटर होगी। ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस का थीटा है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जब भी ऐसा हो कि एंगल थीटा है, 90 माइनस का थीटा है, तो ये क्या होगी, इसकी ये इसकी हाइट है, और हाइट बराबर क्या होता है, हाइट बराबर होता है अंडर रूट का दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस। तो 16 इंटू का 25, 16 इंटू का 25, 4 और 5, 4 पन्ना 20 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। मैं इसे समझा देती हूँ आपको, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ। मैं पहले यहाँ लिखती हूँ अच्छे से। ये मैंने ऐसे बनाया और मैंने माना कि यहाँ से यहाँ तक ये ए डिस्टेंस है और ये पूरे बी डिस्टेंस है। तो हाइट बराबर आ जाता है आपका अंडर रूट का ए इंटू का बी। ठीक है जी, अभी समझ में आ गया। अब ए बराबर मेरे को 16 और बी बराबर 25 दे रखा था, तो मैंने यहाँ से मल्टीपल कर दिया। मैं दूसरा फिगर भी बना सकती हूँ यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने फिगर बना दिया दूसरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस का थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 16 और यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस 25, ये आपकी हाइट हो जाएगी। हाइट बराबर ये मैंने लगा रखा है, ठीक है। चलिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, वर्ग के मध्य बिंदुओं का, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। 18 सेंटीमीटर पहले कराया था मैंने, ध्यान रखना। शुरू में क्लास स्टार्ट की है, उसके दूसरा क्वेश्चन है शायद ये। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 2ac माइनस के 2bc का मान ज्ञात कीजिए। ए बराबर x प्लस वाई है, बी बराबर x माइनस का वाई है, सी बराबर 2x माइनस का 1 है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है क्या, ये है हमारा a माइनस का, देखो b जहां आ रहा है वहां माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस, तो a माइनस का b प्लस का c का होल स्क्वायर होगा। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab आना चाहिए था, b माइनस का है तो यहाँ माइनस का, प्लस का 2ac प्लस का है, प्लस का 2cbc, तो ये आपका देखो, ये आपका माइनस का, जहां b आ रहा है वहां माइनस का जा रहा है, इसका मतलब b क्या होगा हमारा, माइनस का होगा। अगर ये है कि a माइनस का b प्लस का c का होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से a प्लस बी प्लस सी करके देख लेती हूँ यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से मैं करके देखूंगी a प्लस बी, a माइनस का b, a माइनस का b प्लस का c, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास x और 2x, ठीक है ना। माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे मेरे को माइनस करना है, तो x प्लस का y माइनस का b है, माइनस करेंगे तो माइनस का x और y पहले से ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का y, प्लस का c करेंगे तो प्लस के 2x और माइनस का 1। यहाँ से देखो ये वाला x कट जाएगा और मेरे पास 2y प्लस का 2x माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ मेरे पास 2y प्लस का 2x माइनस का 1 ये आ जाएगा। इसको हटा दो सबको, ये मैंने हटा दिया, सबको नहीं हटाते, कुछ छोड़ देते हैं, इसको रहने देते, इतना रहने देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे से कहा जा रहा है कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान की अगर मैं बात करूं, मेरे को पूछा है a माइनस का b प्लस का c का होल स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 2y माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसा ऑप्शन दे रखा है वैसा ही हमको करना है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, गले में पता नहीं क्या हो रहा है आज। दो ट्रेनें एक ही समय में दो स्टेशन से शुरू होती हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब भी मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरे से 80 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। एक ही समय पर चलती हैं, टाइम हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। मैंने आपको ये क्या समझाया था, ट्रेन वाले टॉपिक में समझाया था, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी समझाया था कि जब भी हम टाइम को सेम कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं या इक्वल कर देते हैं, तो जो रेशियो आपका स्पीड का होता है
वही रेशियो आपका डिस्टेंस का भी होता है, मतलब स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाया था। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्पीड का रेशियो बराबर डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड का रेशियो बराबर डिस्टेंस का रेशियो, समझ रहे हो। अगर हमारा टाइम को हमने सेम करा, फिक्स करा, इक्वल करा, अगर हम स्पीड को भी सेम कर दे, फिक्स कर दे, इक्वल कर दे, तो फिर जो टाइम का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। अगर हम डिस्टेंस को सेम कर दें, फिक्स कर दें, इक्वल कर दें, तो फिर टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा, ठीक है। चलिए यहाँ है। अब देखो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड का जो रेशियो है वो आएगा 20/25, मतलब कि 4/5। तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना आएगा, 4/5। कितना अधिक चला है, एक, इस एक की वैल्यू मुझे दे रखी है 80 किलोमीटर, तो 4 की कितनी आ जाएगी, 8 चौक 32, और 5 कितनी आ जाएगी, 8 पंच 40। दोनों को ऐड करोगे, इसको, इसको और इसको, तो ये 720। 720 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 720 कहां से आया, ये 320 प्लस का 400 बराबर 720। आगे बढ़े, चलो। कोहरे में एक गाड़ी, एक व्यक्ति, कोहरे में एक गाड़ी, कोहरे में एक गाड़ी, एक व्यक्ति जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था, वो पार करती है। वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सका और गाड़ी उसे 100 मीटर की दूरी तक दिखाई दी। गाड़ी की गति क्या है, ये हमसे कहा। उसी दिशा में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड x माइनस का व्यक्ति की चाल, 100 मीटर तक देख सका है और 4 मिनट तक 100 मीटर की दूरी तक दिखाई दी, तो 4 मिनट का टाइम दे रखा है। 4 हमें मिनट में दे रखा है, हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 4 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे। अब हमें स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो काट लेते हैं, इससे 0 से 0, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, और ये आपका 2 दूनी 4। क्या है ये, इतना घटिया कैसे हो गया ये तो 1.5 आ जाएगा रे बाबा, 1.5 आ गया। तो यहाँ से x बराबर 1.5 प्लस का 3 बराबर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, तो सही, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हटाओ, सही से लिखेंगे, एकदम खिचड़ी सा बना दिया हमने। क्या था ये हमारा, ये था हमारा 100/4, इसको मैंने चेंज करा था सेकंड्स में, और फिर मैंने किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से इसमें गुणा करा था, और उसके बाद मैंने जब इसे सॉल्व करा तो मेरे पास 1.5 आया था। अभी ठीक है ना, अब ठीक लग रहा है। चलो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो, एक वर्गाकार कमरे के फर्श पर टाइलों को लगाने के लिए प्रत्येक 50 सेंटीमीटर भुजा वाले 784 वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता है। कमरे की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो कमरे का जो एरिया होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा एक टाइल का एरिया इंटू टोटल टाइलों की संख्या। जैसे कि मैं एक वर्गाकार कमरा बनाऊं, जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है ना, मैंने ये बना दिया, और क्योंकि ये वर्गाकार है सभी साइड क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी। अब इसमें मैं टाइल लगा रही हूँ, टाइल्स, ठीक है ना, इसमें क्या लगा रही हूँ, टाइल्स। तो इसका एरिया, एक टाइल का कमरे का एरिया, एक टाइल का एरिया इंटू का टोटल टाइलों की संख्या के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम लिख देती हूँ, कमरे का एरिया बराबर टाइल का एरिया, टाइल का एरिया इंटू टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या, ठीक है ना, ये आ जाएगा। टाइल्स नहीं कराए, एक टाइल का एरिया इंटू टाइल्स की संख्या, टोटल टाइल्स की संख्या। तो कमरे के साइड मैंने ए मान ली, ये वाली, कमरे का एरिया स्क्वायर है तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, स्क्वायर है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है, क्या होता है एरिया, वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ कि ए स्क्वायर बराबर 50 सेंटीमीटर भुजा है इसकी, ये जो छोटी वाली टाइल है इसकी 50 सेंटीमीटर भुजा है। ऑप्शन मेरे को सब मीटर में दे रखे हैं, तो
इसे मैं मीटर में चेंज करूंगी तो कितना आ जाएगा 50/100, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 50 × 50 स्क्वायर करा मैंने, बट्टे में 100 × 100, ठीक है ना, ऐसे लिख सकती हूँ, स्क्वायर करा। ये एक टाइल का एरिया इंटू टाइल्स की संख्या 784। अब इसे सॉल्व कर लो। 50 दूनी 50 दूनी 2 दूनी 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 निम 36, 2 बचेगा और 4 छिक्का 24। ये आपका ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 196। 196 क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है बेटा। यहाँ से स्क्वायर गायब, ए स्क्वायर ए बराबर कितना आ जाएगा 14 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा 14 मीटर। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए 24 रुपए प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान की बाड़ लगाने की लागत 1920 रुपए है। यदि इसकी लंबाई 23 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो जब हम किसी आयताकार मैदान की बाड़ लगाएंगे तो पेरीमीटर बाहर से लगाएंगे। कहां से लगाएंगे बाहर से। जैसे कि मैंने ये आयताकार एक मैदान बना दिया, ठीक है ना। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई जो है 23 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। लंबाई 23 मीटर है और ये इसकी चौड़ाई क्या होगी ये हमसे कहा जा रहा है। तो बाड़ लगाया होगा पेरीमीटर, ठीक है ना। यहाँ ऐसे लगाया होगा, ऐसे। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, परिमाप जो होता है पेरीमीटर, वो क्या होता है, वो होता है 2l + का b। l क्या होता है, ये चौड़ाई होती है और ये इसकी लंबाई होती है, ठीक है। l + का b, ये भी b, इधर भी b, ये भी l और इधर भी l, ठीक है ना, ये होता है। अब यहां से अगर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, एरिया भी लिख लो। एरिया क्या आ जाता है इसका, एरिया आ जाता है इसका l × का b। अगर मैं इसके बिकड़ की बात करूं, बिकड़ ये जो इसका डायगोनल होता है, डायगोनल बराबर क्या होता है √का l² + b²। ये भी आप याद कर लेंगे। तो 24 रुपए प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान की बाड़ लगाने की लागत हमको 1920 रुपए दे रखी है। तो टोटल लागत बराबर क्या होगा, मैदान का पेरीमीटर इंटू 1 मीटर में लगने वाला खर्चा 24 रुपए। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 23 + का b इंटू का 24 बराबर 1920 रुपए। ये हमको दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे, 24 से काट सकते हैं क्या इसको हम, 24 12 से काट दो आप, ठीक है ना, 12 से काट दो पहले। 12 दूनी 24 और 12 एकन 12 या 12 × 60 12 × 6 72 काट सकते थे हम। 2 दूनी 4, 4 चौक 16। ये b बराबर कितना आ जाएगा 40, सही से लिख जाओ भाई, 40 माइनस का 23 बराबर 17 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले। 17 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक बिकड़ 16 सेंटीमीटर का है। समचतुर्भुज हमको रोम्बस दे रखा है, रोम्बस बनाएंगे हम ये, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, रोम्बस बना दिया एक समचतुर्भुज। भुजाएं बराबर नहीं लग रही ना, बराबर तो बनानी पड़ेंगी बाबा। फिर समचतुर्भुज नहीं कहलाएगा ना, फिर तो कुछ और कहलाएगा अगर बराबर नहीं बनाएंगे तो समचतुर्भुज। तो इसका ये वाला एक बिकड़ हो गया और ये वाला एक बिकड़ हो गया। 17 सेंटीमीटर की भुजा है इसकी, ठीक है ना, और एक बिकड़ 16 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल हमें बताना है। मान लो कि 16 सेंटीमीटर है पूरा बिकड़ यहाँ से यहाँ तक का, तो ये इसका पॉइंट हो गया। ये वाली डिस्टेंस 8 और ये वाली डिस्टेंस 8। ये इसके बिकड़ होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। अगर ये 90 डिग्री पे काटते हैं तो 17 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, समझ रहे ना। तो ये कितना आ जाएगा 15। मैं ट्रिपलेट लिखवाई थी आपको कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। आप ऐसा नहीं करो तो आप करके देख लो, ठीक है ना, करके देख लो। आप मान लो इसको कुछ भी नाम दे लो, जैसे कि मैंने ये A B C और D और मैंने इसको O दे दिया नाम, ठीक है ना, पॉइंट को। तो यहाँ से DO का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर बराबर 289 माइनस का 8 8 64। ये आपका 5 आ जाएगा
और ये आपका 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से DO बराबर कितना आ जाएगा, DO बराबर आपका 15 मीटर आ जाएगा। मीटर में क्या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये 15 है तो ये भी आपका 15 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका अगर हम एरिया की बात करें, समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू का D2। तो 1/2 D1 8 और 8 16, D2 15 15 30 बराबर कितना आ जाएगा, 2 8 16 और 8 3 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाता है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है, ए स्क्वायर पे। जैसे कि मैंने एक ये घन बनाया, समझाती हूँ मैं आपको सारी चीजें। मैंने ये क्या बनाया, एक घन बनाया, घन, ये मैंने एक घन बना दिया। अब अगर मैंने ये घन बना दिया है, इसकी सभी साइड क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी, मतलब ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम सभी लिखवा देती हूँ, वॉल्यूम ए क्यों होगा। अगर मैं इसके दीवारों का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, एल ऐसे बोल लो या सी ऐसे बोल लो, एक ही बात होती है, वो होता है 4A स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे की बात करूं तो 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर। ठीक है ना। जब भी हमसे केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा तो हम इसे टी ऐसे मानेंगे। क्या मानेंगे, टी ऐसे। तो कितनी वृद्धि होगी हमसे कहा जा रहा है। तो पहले था हमारे पास में 6A स्क्वायर टी ऐसे। अब हमने प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया है। 50% बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। मतलब कि पहले अगर 2 था तो अब 3 हो जाएगा। 6A स्क्वायर बाद में भी कितना होगा, 6 तो आएगा ही, तो केवल A स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं A बराबर पहले 2 पर हमारा 1 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 6 इंटू 2 का स्क्वायर रेशियो 6 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ से 6 से 6 जाएगा हमारा, और ये 4 से कितना हो जाएगा, 9। कितना बड़ा है हमारे पास में, 5 किस पे बड़ा है, 4 पे बड़ा है। तो ये कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125, ये हमारा बढ़ जाएगा। 125% वृद्धि, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या हमें ये ऐसे ही करने की आवश्यकता थी, नहीं, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर हमारे बेसिक चीजें क्लियर हैं तो मुझे पता है कि इंक्रीज हुआ है 50% से, जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब 1 बढ़ा है इस पे तो 3/2 हुआ होगा। ठीक है ना। और मेरा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9/4। 4 पे कितना बढ़ गया है, 5 बढ़ गया है। तो 5 जो है इस 4 का कितना परसेंट है, 125%। ये आपका आंसर हो जाता। समझ रहे हो, ऐसे करना था, फटाफट फटाफट फटाफट। चलो, एक कारखाने में उत्पादन 2 वर्षों में 6,600 टन से बढ़कर 7,986 टन हो गया। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। 2 वर्षों में 6,600 से बढ़ करके 7,986 टन हो गया है 2 वर्षों में। ठीक है, पहले से काट लेते हैं। 11 से काट सकते हैं क्या, 11 से काट सकते होंगे जरूर। 11 से काटेंगे तो 11 छिक्के 66 और 11 7 77, 2 बचेगा, 11 दूनी 22 और 11 छिक्के 66। अभी ये है मेरे पास 600। फिर से 6 से काट सकते हैं क्या, 6 से नहीं काट सकते, फिर इसको 6 से काट सकते हैं। 6 से काटो, 6 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा ये, और ये 6 6 6 दूनी 12, 6 6। अब ये 2 साल में 100 से 121 हुआ है, तो 1 साल में क्या हुआ होगा, 1 साल में ये 10 से 11 हुआ होगा। 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। तो 1 साल में मेरे से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। 1 जो है 10 का कितना परसेंट है रे बाबा, 10%। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। मुझे लगा 10% है ही नहीं ऑप्शन में, है तो सही। एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपए कम है तो लाभ 4% अधिक होगा। क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, मतलब मैं सीपी और एसपी लिखूं, ध्यान से समझना थोड़ा सा। ठीक है ना, हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। तो 20% के लाभ पर बेची गई है, 20% बराबर क्या होगा, 1/5। मतलब कोई चीज आपने 5 में खरीदी है और 6 में उसे बेच दिया है। ठीक है,
अगर मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपए कम कर देती हूँ तो 4% अधिक लाभ होगा। 4% अधिक लाभ होगा, मतलब अब 24% लाभ होगा। 24% बराबर क्या होगा? 4 छिक्का 24, 6/25। मतलब कोई चीज आपने 25 में खरीदी है और उसे 31 में बेच दिया है। ऐसा कब किया है? 100 रुपए हमने सीपी कम किया है और 100 रुपए ही हमने एसपी कम किया है। ऐसा तब हुआ है, 4% अधिक लाभ तब हुआ है। अब हम लगाएंगे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मल्टीपल इधर करेंगे, इसका मल्टीपल इधर करेंगे, इसका मल्टीपल इधर करेंगे, 25 छिक्के 150, इधर करेंगे तो 5 एकन 5 और 5 दिया 15। दोनों का डिफरेंस लेंगे 5, इस 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी? इसका मल्टीपल इधर और इसका मल्टीपल इधर। अब 100 है तो इसका डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा? 6, मतलब कि 600। माइनस माइनस है तो डिफरेंस लेना है, कितना आएगा? 600। 5 की वैल्यू 600। 5 की वैल्यू अगर हमारे पास 600 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। 1 की वैल्यू अगर 120 है, हमसे कहा जा रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 5 60, मतलब कि 600। ये आपका आंसर होगा 600। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट से करना है, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया है। सिलेबस सामने अच्छे से करना है। देखो अरिथमेटिक हमारा अच्छे से कंप्लीट हो रखा है, ठीक है ना। ज्योमेट्री की मैराथन क्लासेस, जितने भी चैप्टर बचे हैं सबकी मैराथन क्लासेस लगेगी। ज्योमेट्री की पीडीएफ बन गई है। क्लास आपको कल पूरी मिल जाएगी देखने को, या कल से दो पार्ट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। एक साथ नहीं कर पाऊंगी, 2 पार्ट में डाल दूंगी, बट डाल दूंगी। ज्योमेट्री की पूरी पीडीएफ मैंने बना दी है, जिसमें आपका रेलवे के सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, चाहे आपका एनटीपीसी हो गया, चाहे आपका ग्रुप डी हो गया, बहुत सारे पेपर होते हैं, एएलपी वगैरह वगैरह सबका ले लिया है, ठीक है। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 रुपए अधिक होता है यदि वार्षिक ब्याज दर 3% अधिक होती। निवेश की गई प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 240 रुपए अधिक होता यदि वार्षिक ब्याज 3% अधिक होती है। साधारण ब्याज में ब्याज किसके बराबर होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू का टाइम के बराबर होती है। तो 3% इंटू का 2 वर्ष, मैं ये कह सकती हूँ कि 6%। 6% बराबर मेरे को 240 दे रखा है। तो प्रारंभिक राशि 100%, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा। 100% बराबर कितना आ जाएगा? ये इसका कितना गुना है? 24, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 40 गुना, मतलब कि ये 4000 आ जाएगा। 4000 आपका प्रिंसिपल रहा होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले देखो, एक व्यक्ति अपनी मेज को 12 सही 1/2% के लाभ पर और कुर्सी को 8 से 1/3% की हानि पर बेचता है, लेकिन कुल मिलाकर के उसे 25 रुपए का लाभ होता है। दूसरी ओर यदि वह मेज को 8 से 1/3% की हानि पर और कुर्सी को 12 से 1/2% के लाभ पर बेचता है, तो उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। क्वेश्चन मैंने सेम डिक्टो परसेंटेज में आपको कराया है। मेज को 8 से 1/3% की हानि पर और कुर्सी को 12 से 1/2% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ना तो उसे लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती है, ये हमसे कहा जा रहा है। समझ रहे ना। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि पहले तो मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालती हूँ। 8 सही 1/3%, 8 तिया 24 और 25, चौका 100, 4 तिया 12, 1/12, ठीक है ना। और 12.5% बराबर 1/8, 12.5% बराबर 1/8। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि ये जो आपकी मेज है, मेज बोले तो टेबल, ठीक है ना, टेबल, टेबल का 8 सही 1/3% की हानि 1/12, मतलब 12 की चीज को हानि, ठीक है, हानि इतने ही रहने देते हैं, ठीक है ना। 1/12 टेबल का 1/12 बराबर कुर्सी, मतलब कि चेयर का 1/8। ऐसे मैं लिख सकती हूँ ना, ठीक है। यहाँ से मैं काट सकती हूँ, 4 दूनी और 4 तिया, तो यहाँ से मैं टेबल बट्टे चेयर बराबर क्या लिख सकती हूँ? ये लिख सकती हूँ 2/3। क्या लिख सकती हूँ? 2/3। अगर मैं ऊपर जाती हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पर इसको ऐसा बना लेना है कि ये 12 और 8 से कट जाए आराम से। तो 12 और 8 का एलसीएम लूंगी तो मैं कितना आ जाएगा? 24। तो मैं 24 से गुणा कर लेती हूँ ऊपर नीचे। इसमें अगर मैं 24 से गुणा कर लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? 24/24 से नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा सवाल इजिली सॉल्व हो जाएगा। ये 24 दूनी 48 हो जाएगा और ये 24 तिया 72 हो जाएगा। अब मैं आती हूँ ऊपर वाली लाइन पे। मेज को 12 सही 1/2% के लाभ पर बेचा गया है। मेज बोले तो टेबल, टेबल का 12 सही 1/2%, मतलब 1/8 प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो 1/8 कितना आ जाएगा? 8 45, 8 छिक्के 48, प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और शेयर को 8 सही 1/3% की हानि पर बेचा गया है। 8 सही 1/3% बराबर क्या होगा? 1/12 होगा। 1/12 लॉस पर बेचा गया है। 12 5 60 और 12 छिक्के 72। क्या दिक्कत है? ये तो गड़बड़ हो जा रहा है भाई।
मैंने गड़बड़ कर दिया क्या कुछ? मेज को 12 सही 1/2% के लाभ पर बेचा गया है, प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो ये आपका 8 × 45, 8 × 48, 6 ही आएगा। 6 रुपए प्रॉफिट पर बेचा गया है और कुर्सी को 8 से 1/3% की हानि पर बेचा गया है। तो 1/12%, 1/12 तो 12×60, 12×6 = 72। अरे मैंने गलत कर दिया है ना बाबा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है। वही मैं कहूँ कि ये गलत क्यों हो रहा है, इधर ही मैंने गलत लिख दिया है। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये टेबल के लिए 3 आएगा यहाँ पर। मैं कह रही हूँ गलत क्यों हो रहा है रे बाबा, ये ऐसे आएगा। अब यहाँ पे ये आया है तो ये पूरा मेरे को चेंज करना पड़ेगा। क्या क्या करते रहते हैं हम। ये आपका 24 × 72 और 24 दूनी 48, ये आ जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका कितना था? 12 सही 1/2%, 1/8। इसका कितना था? 8 सही 1/3%, 1/12। अब इसको बेचा गया है प्रॉफिट पर, तो 8 × 72। इसको बेचा गया है लॉस पर, तो 12 × 48। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है मेरे को 9 का, लॉस हो रहा है 4 का, तो मेरे को प्रॉफिट होगा कितने का? प्लस का 5 मेरा बचेगा। क्या बचेगा? प्लस का 5। और मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25 रुपए का लाभ होता है। इस 5 की वैल्यू मेरे को 25 दे रखी है, तो एक की कितनी आ जाएगी बेटा? 5 आ जाएगी। एक की अगर 5 है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? मेज बोले तो टेबल का क्रय मूल्य कितना है? 72। ठीक है ना? तो इस 72 की वैल्यू कितनी होगी? 72 की वैल्यू होगी 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 360। 360 ये आपका आंसर हो जाएगा। 360 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करिए, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। गणित में एक छात्र को पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक मिले। यदि उसे दूसरे सत्र में 87 अंक मिले तो पहले सत्र में उसके अंक कितने थे? ये हमसे कहा जा रहा है। गणित में एक छात्र को पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक मिले। ये पहला सत्र हो गया और ये दूसरा सत्र हो गया। मान लो कि इसमें 100 मिले, पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक, तो इसमें 116 मिले हैं। ये दूसरे सत्र में 87 अंक मिले हैं, तो पहले सत्र में उसके अंक कितने थे? इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 87। ठीक है, तो इस 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हमसे कहा जा रहा है। अगर मैं इसका काट लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, 100 की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है ना, इसको मैं 4 से काट लेती हूँ। 4 दूनी और 4 × 36 और 4 से ये 25 बार कट जाएगा। अब इजीली हो जाएगा। ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो इधर भी कितना आ जाएगा? 3 गुना आ जाएगा। 25 × 75, ये आपका आंसर हो जाएगा। 75 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कर लेना थोड़ा सा काट पीट। ठीक है, चलिए। पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का फैसला किया, लेकिन उसमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के बाकी सदस्यों ने 12 दिनों में कार्य पूरा कर लिया तो पुरुषों की संख्या क्या थी? ये हमसे कहा जा रहा है। पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में कार्य को पूरा करने का फैसला किया। माना कि X सदस्य थे और 10 दिन में कार्य पूरा हो जाता तो टोटल वर्क ये होता। हुआ क्या है? हुआ ये है, ये उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। X - के 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के बाकी सदस्यों ने 12 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया तो ये 12 दिन में पूरा काम निपटा देते हैं। पुरुषों की संख्या हमें बतानी है, तो 12x 10x इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2x और 12 × 5 = 60। 2x बराबर कितना आ जाएगा? 60। x बराबर कितना आ जाएगा? 30। हमसे कहा क्या पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो 30 आ जाएगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज आंसर। थोड़े कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। देखो यहां से करोगे 12x 10x, ये 10x इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 12 × 5 = 60 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 60, x बराबर 30। बस बात खत्म। चलो, यदि 15 शीट की एक किताब की 100 प्रतियों के लिए 26 रिम्स कागज की आवश्यकता होती है, तो 13 शीट की एक किताब की 750 प्रतियों के लिए कितने रिम्स कागज की आवश्यकता होगी? ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 15 शीट है और M1D1 वर्क लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो 15 शीट की 100 प्रतियां हमें प्राप्त करनी है। टोटल रिम्स 26 रिम्स की आवश्यकता होती है, तो टोटल वर्क 26 बराबर 13 शीट की 750 प्रतियां प्राप्त करनी है हमको। कितने रिम्स कागज की आवश्यकता होगी हमसे कहा जा रहा है, तो x मान लेते हैं। यहाँ पर आपसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे आप, तो 15 × 4 = 60 और 15 × 75, फिर इससे ये 2 बार, फिर ये 2 से ये 13 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 13 × 13 बराबर 169। ये आपका क्या होगा? आंसर।
हमने फॉर्मूला क्या लगाया, मैंने आपको जब टाइम एंड वर्क में आपको करा रही थी तो उसमें मैंने एक टाइप ये वाला कराया था, M1 D1 वर्क 1 बराबर M2 D2 और वर्क 2। ये वाला मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया था, मैंने ये आपको बताया था उसमें। ठीक है, चलिए। लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी उस समय की आयु की 6 गुनी थी। उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये भी मैंने आपको कराया है। किसमें कराया है, रेशियो में कराया है। एज का मैंने अलग से नहीं कराया था, मैंने ये आपको ये एज वाला है ना, आपको एवरेज में भी मिल जाता है, ये आपको परसेंटेज में भी मिल जाएगा, ये आपको रेशियो में भी मिल जाएगा। अलग से एज में भी कर सकते हैं, अलग से नहीं कराया है मैंने, चैप्टर के अंदर ही कराया है, लेकिन कराया है इस बात की गारंटी है। तो ये क्या है, लीमा है, लीमा और लीमा के पिताजी फादर्स। ठीक है, लीमा के पिताजी। लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है। लीमा अगर 1 की है तो पिताजी किसके हैं, 4 के हैं। एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं। 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी उस समय की आयु की 6 गुनी थी। 4 वर्ष पहले जाएंगे तो माइनस के 4 यहां से, माइनस के 4 यहां से। उस समय की आयु की 6 गुनी थी, मतलब उस समय अगर ये 1 की थी तो पिताजी कितने के थे, 6 के थे। ये हमसे कहा जा रहा है, समझ रहे हो, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या लगा करके, क्रॉस प्रोडक्ट लगा करके, और अपना नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, देखो x बट्टे 4x, यहाँ से ऐसे ले लेते हैं। बेसिक तरीका तो यही है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे तो। और ये कितना आ जाएगा आपका, 1/6, 1/6 6, और ये 4 2x बराबर 6 चौक 24 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20। 2x बराबर 20, x बराबर कितना आ जाएगा, 10। x बराबर अगर 10 है तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, हमसे कहा जा रहा है, तो 40 साल उसके पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे कर सकते थे, क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे कर सकते थे, लीमा और फादर, इनका रेशियो पहले वर्तमान का 1/4 का है, बाद में 1/6 का है। कब, जब 4 वर्ष पीछे जाते हैं तब। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, सॉरी पेन गिर गया मेरा, सॉरी बच्चा जी, देखो बेटा, इधर करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, इधर करेंगे तो 6 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे 2 आ जाएगा। इधर करेंगे माइनस माइनस डिफरेंस लेंगे तो 5 चौक 20, इस 2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इस वाले 2 की, इस वाले 2 की वैल्यू मेरे पास 20 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, 1 की वैल्यू अगर 10 है तो इस 4 की वैल्यू 40 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है इससे, बहुत जल्दी, अगर आप ठीक से करते हैं तो। चलिए यहाँ से कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। बहुत सारे 50 क्वेश्चन शीट दी थी ना आपको, 50 क्वेश्चन शीट दी थी मैंने आपको, और 50 क्वेश्चन में मैंने 35 क्वेश्चन करा दिए हैं लगभग, बहुत सारे करा दिए। ये यहाँ से कल कर, चलो ये वाला लास्ट क्वेश्चन कराई देती हूँ, ठीक है, नहीं तो आपकी अंतरात्मा रोती रहेगी, करा देती है ये वाला। चलो, एक ट्रेन में प्रत्येक सीट पर यात्री बैठे हैं, पहले स्टॉप पर यह 1/3 यात्रियों को उतार देती है और 96 और यात्रियों को बैठाती है। दूसरे स्टॉप पर यह आधे यात्रियों को उतार देती है और 12 अन्य यात्रियों को बैठा लेती है। ये ट्रेन में 248 यात्री तीसरे स्टेशन के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रेन कितने यात्रियों के साथ शुरू हुई थी, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, मैंने मान लिया कि ट्रेन में पहले x व्यक्ति थे, ठीक है ना, पहले स्टॉप पर 1/3 यात्रियों को उतार दिया होगा तो 2/3 यात्री बचे होंगे, और 96 यात्री उठा लेती है, 96 को हमने उठा लिया, यहां तक का काम खत्म हो गया। दूसरे स्टॉप पर यह आधे यात्री उतार देती है तो आधे बचेंगे, ठीक है ना, आधे बचेंगे दूसरे पर, और 12 व्यक्तियों को बैठा लेती है, 12 को बैठा लिया, यहां तक का काम खत्म हो गया। ये ट्रेन में 248 यात्री तीसरे स्टेशन के लिए यात्रा कर रहे हैं, अभी यहां तक खत्म हो गया ना, 12 अन्य यात्रियों को बैठा लेती है। यदि ट्रेन में 248 व्यक्ति अब बचे हैं, मतलब इसके बराबर हमको क्या दे रखा है, 248, तो ये लगाने की आवश्यकता नहीं है हमें, यहाँ से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। इतना ही है, 3 स्टेप थे हमारे पास, पहला, दूसरा और तीसरा, बस बात खत्म। अभी मेरे पास में 248 व्यक्ति जो है बचे हुए, इसके बराबर ये बच्चा है, 12 इधर जाएगा तो 236 आ जाएगा, ये 12 इधर ले जाके मैं माइनस करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 236, ठीक है ना। 2 ये 2 इधर जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा 236 इंटू 2 से, तो ये 36 दूनी 72, 472 ये आपका आ जाएगा, 472। ये 96 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 96 माइनस का हो जाएगा, 12 में से 6 जाएंगे 6, और 16 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7,
और यहाँ पर 376। अब मैं यहाँ से कर लेती हूँ x इंटू का 2/3 बराबर 376। 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 3 इधर जाएगा तो 18 तिया 54, 540 और 8 तिया 24, तो 564 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म, पैसा हजम। आप इजिली इसको कर सकते हैं। हमने देखो हमने क्या करा, 12 को पहले इधर लेके गए, माइनस करा, 236 आया, फिर 1/2 है, 2 इधर जाके मल्टीपल का हो जाएगा, मल्टीपल जब हमने करा 472 हमारे पास आया। ये यहाँ तक की कैलकुलेशन खत्म हो गई हमारी। अब ब्रैकेट खुलेगा, ये 96 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, 376 हमारे पास आ गया। अब 376 जब हमारे पास आ गया तो हमने यहाँ से कैलकुलेशन नहीं करी, यहाँ लिख लिया x इंटू 2/3 बराबर 376, x बराबर 564। ठीक है, चलिए आज क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी अच्छे से, और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो मैंने नंबरिंग कर रखी है, लास्ट वाले क्वेश्चन पे नंबरिंग नहीं है, बाकी सभी क्वेश्चन पे नंबरिंग कर रखी 36। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में से सॉल्व करके समझा दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। अभी मैं कुछ बोलूंगी नहीं क्लास के बारे में, सिर्फ काम करूंगी, क्योंकि मैं बीच में मैंने कई बार बोल दिया है कि कल से क्लास होंगी, परसों से क्लास होंगी, कंटिन्यू क्लास चलेंगे, ये वो, बट नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही होती है बैकग्राउंड में, आपको नहीं पता होता है। हमको सब दूर से देखने में लगता है कि कर नहीं रही है, पता नहीं क्या कर रही है, तो अकेली रह रही है, ये वो, फिर भी नहीं कर रही है, बट जो संभाल रहा होता है उसे ही पता होता है चीजें कैसे चल रही हैं। ठीक है, तो आप समझदार हैं थोड़ा, अगर समझदार नहीं है तो गाली वाली दे लेना, मेरे को पूछ लेना थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, चलेगा उतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खुश रहना, मन लगा के पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए।